नमस्कार, जय हिंद। आप सभी भावी फौजियों का मेजर कोचिंग क्लासेज के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं क्रांतिकारी इस्तकबाल। अगर मिल जाए तुझको मंजिल तो उससे बेहतर की तलाश कर। अगर मिल जाए तुझको नदियां तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है हर शीशा, पत्थर की चोट से पत्थर भी टूट जाए, उस शीशे की तलाश कर, उस शीशे की तलाश कर। तो आज उसी 30 मिनट 30 क्वेश्चन की इस श्रृंखला में आप सभी का एक बार पुनः मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में 17वें समूह में क्या स्थित है? ऑप्शन ए अक्रिय गैस, ऑप्शन बी बोरॉन, ऑप्शन सी हेलोजन, ऑप्शन डी सिक्का धातु। इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर रहेगा वो होगा हेलोजन समूह। आवर्त सारणी के 18वें वर्ग के अंदर अक्रिय गैस है। यह हमेशा एग्जाम में कंफ्यूज होता है कि हेलोजन समूह कौन से में है और अक्रिय गैस। तो आपको याद रखना है अ से अ, 18 और 18 के अंदर अ और अक्रिय के अंदर अ से अ। हेलोजन समूह 17 और सिक्का धातु का जो वर्णन है वो 11वें वर्ग के अंदर है। अब मैं आप सभी को एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वर्तमान में उसका जनक कौन है, यह आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगला क्वेश्चन है अपने सामने, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अधिक चालक है? सोडियम, गोल्ड, आयरन, सिल्वर। तो इसका राइट आंसर होगा सिल्वर। सिल्वर यानी चांदी। चांदी विद्युत की सबसे जो चालक धातु है। तांबा, कॉपर कभी राइट नहीं करना। अपन सामान्यतः चांदी की तुलना में कॉपर सस्ता होने की बजाय अपन सामान्यतः यूज ज्यादा लेते हैं, जबकि सर्वाधिक जो चालकता पाई जाती है वो चांदी में पाई जाती है। और चांदी का प्रतीक भी आपको याद रखना है Ag। बात करें सोडियम की तो सोडियम का प्रतीक होता है Na और सोडियम केरोसिन में रखी जाने वाली धातु है। एग्जाम में पूछा जाता है केरोसिन में रखी जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो है सोडियम, केरोसिन में रखी जाने वाली धातु। अगला अपने सामने ऑप्शन है गोल्ड, यानी जिसका प्रतीक होता है Au, सर्वाधिक तन्य धातु। सोना है जो सर्वाधिक तन्य, यानी सबसे तन्यता का मतलब होता है वो गुण जिससे लंबी तारों के रूप में खींचा जा सकता है। सर्वाधिक तन्य या सर्वाधिक आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय का मतलब होता है चोट सहन करने का गुण। और आयरन की बात करें तो आयरन जिसका प्रतीक होता है Fe, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आयरन से संबंधित पूछा जाता है। हमारे खून का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु यदि पूछे तो वो आयरन है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु आयरन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्सीहाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड। तो अपना राइट आंसर होगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। CaOH का होल्ट वाइज की मैं बात करूं तो यह है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। CO2 की तो बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और CaO कैल्शियम ऑक्साइड यह है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जैसे जैसे अपने अलग अलग क्वेश्चन के अंदर आते रहेंगे, ये जो यौगिकों से संबंधित है, आर्मी में अमूमन पेपर के अंदर एक क्वेश्चन यौगिकों से संबंधित, इनका रासायनिक नाम या इनका व्यापारिक नाम या इनका रासायनिक सूत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, कार्बन डाइऑक्साइड, संगमरमर, इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण। इस प्रकार के कई यौगिक हैं जिनके अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। जैसे जैसे अपने आगे क्वेश्चन आते रहेंगे अगली क्लासों में अपन एक एक के ऊपर
धीरे धीरे सबके ऊपर पकड़ बनाते जाएंगे, एक एक करके सभी को कंठस्थ कर लेंगे। आने वाले एग्जाम के अंदर कहीं नजर आया तो इसको टच करे बिना चूकेंगे नहीं, ये अपना वादा है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है 14। 12 यदि पूछे तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है वो 12 है। परमाणु क्रमांक यदि पूछे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। और नाइट्रोजन का आप कमेंट करके बताओ कि परमाणु क्रमांक कितना है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है यह आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगला क्वेश्चन, अवोगाद्रो संख्या का मान 6.022 इंटू कितना है? 10 की घात 25, 10 की घात 23, 10 की घात 22, 10 की घात 21। तो इसका राइट आंसर रहेगा 10 की घात 23। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्तमान में कुल कितने तत्व है? 118, 106, 102, 124। तो इसका राइट आंसर रहेगा 118। अगला क्वेश्चन है विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? RKV राव, MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, राधाकृष्णन। तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा नॉर्मन बोरलॉग। विश्व के अंदर हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक यदि पूछे, भारत में हरित क्रांति का जनक तो MS स्वामीनाथन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आप सभी को कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला यंत्र है, यानी हमारा शरीर बिल्कुल सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना हुआ और शरीर की सबसे जो सूक्ष्म इकाई है वो है कोशिका। और कोशिका के अंदर अलग अलग अंग पाए जाते हैं जिनको कोशिकांग कहते हैं। और प्रत्येक कोशिकांग का कोई अलग अलग कार्य होता है। तो अपने क्वेश्चन है कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला, यानी कोशिका के अंदर यदि कोई अनावश्यक पदार्थ निर्मित हो जाता है या मृत हो जाता है कोई भाग, तो उनको निपटाने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसधानिया, राइबोसोम। तो अपना राइट आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? कोशिका के मृत भागों को खा जाता है, इसलिए इसको कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। यदि बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति स्थल, कोशिका का शक्ति ग्रह या कोशिका का श्वसन स्थल बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करें राइबोसोम की तो राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। कोशिका के जितने भी अंग है उनमें सबसे छोटा कोशिकांग पूछे तो वो राइबोसोम है। इसके अलावा राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कोशिका से हमेशा ये जितने भी कोशिकांग है इनके कार्यों के आधार पे इनका उपनाम है। जैसे राइबोसोम की बात करें प्रोटीन की फैक्ट्री, लाइबोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें कोशिका का शक्तिगृह, केंद्र की बात करें तो कोशिका का मस्तिष्क, गोल्जी कोई की बात करें तो कोशिका का यातायात प्रबंधक, यानी उनके कार्य के आधार पर इनके उपनाम दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी मिश्र धातु में लेड और टिन होते हैं? यानी अलग अलग मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर एक धातु का निर्माण किया जाता है, वो मिश्र धातु कहलाती है। तो लेड और टिन मिलकर किस धातु का निर्माण करते हैं? यानी Pb+Sn। Pb+Sn की बात हो रही है। जर्मन सिल्वर, गन मेंटल, बेल मेंटल, सोल्डर। बेन मेंटल का मतलब है कांस्य, जो कांसा होता है ना, कांसा बोलो या बैडमिंटन मेंटल बोलो। तो जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन सिल्वर की यदि मैं बात करूं
और शोल्डर की बात करें, कांसे के अंदर जो होता है, कांसे के अंदर वो होता है कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन। गन मेंटल की यदि बात करें तो कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक होता है। और सोल्डर के अंदर आप सभी कमेंट करके बताएं कि सोल्डर धातु किस किस की मिश्र धातु है। और इसके अलावा एक और भी बता दें, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, पीतल, पीतल किस किस की मिश्र धातु है और सोल्डर किस किस की मिश्र धातु है। आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप जितना किसी क्वेश्चन के ऊपर लोड देके सोचोगे, सर्च करोगे, आपके पास जो भी स्रोत है वहां से उस क्वेश्चन को आप ढूंढोगे, तो मैं कह रहा हूं वो क्वेश्चन आपके लिए हमेशा स्थायी हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बीच बीच में कमेंट करने के लिए इसलिए बोलता हूं ताकि आप सर्च करो, अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा प्रेशराइज करो, जैसे आपको वो क्वेश्चन आराम से याद रह सके। टेस्ला किसकी इकाई है? विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स या ज्योति तीव्रता? तो इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की जो इकाई या यूनिट है वो टेस्ला है। विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो उसकी है वेबर। और ज्योति तीव्रता की बात करें तो उसकी है कैंडला। बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा आर्मी के पेपर में मैं अमूमन हर क्लास में कहता हूं कि एक क्वेश्चन भौतिक विज्ञान के अंदर 3 से 4 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एक क्वेश्चन लगभग मात्रक का ही पूछा जाता है। तो विद्युत धारा है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की टेस्ला, विद्युत धारा की एम्पियर, चुंबकीय फ्लक्स की वेबर, ज्योति तीव्रता की कैंडला। और कल मैंने बताया था विद्युत आवेश की कूलाम होती है। और इसके अलावा मैंने बताया ऊर्जा की कैलोरी होती है। तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, केल्विन में मापते हैं, अलग अलग इकाइयां हैं। अगली बात करें, टीबिया किसका भाग है? यानी टीबिया जो हड्डी होती है वो किसकी है? हाथ की, खोपड़ी की, बाह की या पैर की? तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पैर, पैर की टीबिया। पैर की प्रमुख हड्डियां जैसे टीबिया, फिबुला, और जो घुटने की हड्डियां होती है उसको बोलते हैं पटेला, और जो जांघ की हड्डी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जिसको बोलते हैं फीमर, टीबिया, फिबुला, पटेला, फीमर, ये पैर की प्रमुख हड्डियां हैं। हाथ की बात करें तो रेडियस, अल्ना, हुमरस, ये हाथ की प्रमुख हड्डियां हैं। आप सभी कमेंट कर बताएं कि वयस्क आदमी के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? वयस्क मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? शरीर में कुल कितनी हड्डियों की संख्या होती है? यह आप सभी कमेंट करके बताएं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है छोटे बच्चे के अंदर हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है, और जैसे जैसे आदमी वयस्क यानी 18 वर्ष का, 18-21 वर्ष का जब हो जाता है तो उसमें संख्या, हड्डियों की संख्या फिर स्थिर रह जाती है। छोटे बच्चे में लगभग 300 के समथिंग हड्डियां होती है और वयस्क में आने पे घट जाती है। तो आप कमेंट करके बताएं वयस्क आदमी के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है। अगला अपना क्वेश्चन है, कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की छतस की रक्षा करती है? यानी जो सूर्य से पराबैंगनी हानिकारक किरणें अपने पास पहुंचती है उनको रोकने का काम कौन करती है? नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो अपना राइट आंसर होगा वो होगा ओजोन। ओजोन है जो पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है, जिसका फॉर्मूला होता है O3। और ओजोन की जो मोटाई मापी जाती है वो मापी जाती है डॉब्सन में। ओजोन की जो मोटाई मापी जाती है वो डॉब्सन में मापी जाती है। और ओजोन में एक छिद्र की खोज की गई और उसके बाद ओजोन का जो क्षय हो रहा है वो इन जैसे जो फ्रियोन गैस होती है जिसके बारे में अपन ने कल की क्लास में भी चर्चा की थी, फ्रियोन जो CFC, इसके अलावा जितनी भी ग्रीन हाउस प्रभाव की गैसें हैं जिनके कारण जो ऐसी रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैसों के कारण ओजोन परत में छेद हो गया है, और उस छेद और ओजोन की क्षति को रोकने के लिए विश्व स्तर पर एक सम्मेलन हुआ और वो हुआ मॉन्ट्रियल के अंदर। इसलिए क्वेश्चन आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन परत के संरक्षण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत के संरक्षण से है। आप मुझे कमेंट करके ये बताएं
कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ये कमेंट करके आप बताएं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन परत के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है, गैल्वीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए एक धातु की परत चढ़ाई जाती है, उस प्रक्रिया को गैल्वीकरण कहते हैं। और किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जस्ता, तांबा, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, या तांबे की चढ़ाई जाती है, या टिन की चढ़ाई जाती है, या एल्यूमिनियम की चढ़ाई जाती है? तो अपना राइट आंसर होगा, वो होगा जस्ता। लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाना गैल्वीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम व्यवस्थित जनगणना कब की गई थी? भारत के अंदर सर्वप्रथम व्यवस्थित जनगणना कब की गई थी? व्यवस्थित जनगणना की बात करें तो ऑप्शन ए है 1951, बी है 1872, सी 1881 और डी 1972। व्यवस्थित जनगणना की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा 1881 के अंदर व्यवस्थित जनगणना करवाई गई थी। और भारत में सर्वप्रथम जनगणना की यदि बात करें तो सर्वप्रथम जनगणना 1872 के अंदर करवाई गई थी। लेकिन वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जनगणना नहीं थी, व्यवस्थित रूप से नहीं थी कि आगे कितने वर्षों से करवाएंगे, क्या टारगेट रहेगा, क्या उद्देश्य है, क्या क्या मापदंड निर्धारित, वो सारे 1872 वाली में नहीं थे। 1881 की जो वर्तमान में लिंगानुपात से लेके महिला जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या, साक्षरता, ये जितने भी पहलू शामिल किए गए वो सारे 1881 वाली में किया गया। यानी वैज्ञानिक जनगणना की बात करें, जो 1872 के अंदर जो जनगणना हुई थी वो हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मेयो था। और ये जनगणना की बात करें जो व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जनगणना हुई 1881 के अंदर, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन था। और यदि मैं बात करूं स्वतंत्र भारत की सर्वप्रथम जनगणना कब हुई, तो स्वतंत्र भारत की सर्वप्रथम जनगणना 1851 में, क्योंकि 47 में देश आजाद हुआ और हमेशा जो एक वर्ष होता है 51 है, 61 है, फिर आगे इस 2011 है, 21 है, 31 है, इस प्रकार जनगणना हो रही है। तो 47 में देश आजाद हुआ, उसके बाद 51 ही आना था। तो 51 के अंदर स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम जनगणना यदि आपको पूछे तो 1951 के अंदर हुई। सर्वप्रथम जनगणना 1872 में हुई। व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सर्वप्रथम जनगणना 1881 में हुई। और 1972 की बात करूं तो भारत पाकिस्तान के मध्य प्रसिद्ध एक समझौता हुआ जिसको कहते हैं शिमला समझौता। शिमला समझौता 1872 के अंदर हुआ। अगली बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। तो इसका राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी। बिल्कुल याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। पुड़ी है वो आधी है और काची है। काची पुड़ी है वो कितनी है? आधी है। कच्ची पुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से। मणिपुरी नाम के अंदर ही आंसर छिपा है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का संबंध मणिपुर से है। भरतनाट्यम एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और इसका संबंध तमिलनाडु से है। और मोहिनीअट्टम की बात करें, मोहिनीअट्टम का संबंध केरल राज्य से है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। आप सभी कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है? भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है? भारत में वर्तमान में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जब शास्त्रीय भाषाओं की बात आएंगे उनका भी अपन जिक्र करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको हमेशा अलग अलग टाइप का लाता रहूंगा जिससे एक एक चीज को अपन धीरे धीरे कवर कर सके, ये हमेशा अपन व्यवस्था बनाए रखेंगे। जैसे आपका प्रत्येक टॉपिक के अंदर रूटीन बना रहे और प्रत्येक टॉपिक को आप कवर कर सको बहुत धीरे धीरे तरीके से, बिल्कुल एक साथ नहीं, धीरे धीरे सब कुछ कवर हो जाएगा। बस आप लगातार बने रहिए, बड़े मनन और बड़े ध्यान के साथ इन बातों को सुनिए, समझिए और नोट कीजिए और 2-4 बार रिवीजन कीजिए। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? ये कई एग्जामों के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और कबड्डी। और आर्मी के अंदर तो ये एजीटी क्वेश्चन मैंने आए हुए पेपर में से उठाया।
तो लक्ष्य सेन का जो संबंध है वो है बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, उपाधियों का अंत, अस्पृश्यता का अंत या विधि के समक्ष समानता। तो अपना जो राइट आंसर रहेगा, अनुच्छेद 17 का संबंध है वो है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 17 के अंदर है। उपाधियों के अंत का वर्णन है वो अनुच्छेद 18 में है। शिक्षा के अधिकार की बात करें तो वो अनुच्छेद 21 के अंदर है। विधि के समक्ष समानता की बात करें तो वो अनुच्छेद 14 के अंदर वर्णित है। आप सभी कमेंट करके बताएं, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? भारतीय संविधान के अंदर वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद है? कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। और फिर अपन धीरे धीरे एक श्रृंखला भी शुरू करेंगे जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चन, स्टैटिक के हमेशा एक पीछे 10-10 क्वेश्चनों की श्रृंखला भी लगातार शुरू करेंगे। और मैंने आपको कल कमेंट बॉक्स के अंदर आमंत्रित भी किया था कि आपके हिसाब से और क्या बेहतरीन इसमें किया जाए, क्या जोड़ा जाए। आप सभी के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में आमंत्रित है। सारे कमेंट में पढ़ता हूं, देखता हूं, जैसी आपकी मांग होती है, आप क्या चाहते हो उसके अनुसार अपन और इसमें नया जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके आने वाली प्रत्येक भर्तियां, जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो उस भर्ती में किसी भी प्रकार से एक भी क्वेश्चन बाहर न जाए, उसकी कोशिश अपन कर रहे हैं। और आप सभी जहां आपको लगे कि उस चीज को सर ऐड कर दीजिए, 100% उसको इस क्लास के अंदर और जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप सभी कमेंट बॉक्स के अंदर सुझाव अवश्य दें। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? असम, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम। तो लोसांग महोत्सव का संबंध सिक्किम राज्य से। असम की बात करूं, असम में एक बड़ा प्रसिद्ध महोत्सव है वह है बिहू। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर जैसे गणगौर मान लेते हैं, गणगौर बड़ा प्रसिद्ध है। मणिपुर की बात करें तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है चेरी ब्लॉसम, बिहू, लोसांग। अगला अपना क्वेश्चन है, मतगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था? तो वो था अरुणाचल प्रदेश का, जिसका जनसंख्या घनत्व था 17। सिक्किम की बात करूं मैं तो सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछे तो वो है अपना सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये बहुत वर्तमान में चर्चा में है, क्योंकि एक क्रिकेटर को हाल ही में ये अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 के अंदर की गई थी। अर्जुन अवार्ड ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है अर्जुन अवार्ड। और सर्वश्रेष्ठ जो प्रशिक्षक होते हैं, कोच होते हैं, सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड या द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो सर्वश्रेष्ठ कोच प्रशिक्षक को दिया जाता है। और खिलाड़ियों को दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार है। और हाल ही में एक क्रिकेटर को दिया गया जिनका नाम है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आने वाले एग्जामों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत है वो 1961 में की गई। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध 1757 के अंदर लड़ा गया। और उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। और बात करें 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो ने। ये बात अपने कल भी क्लास के अंदर आई थी। प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश से थे? हूण, कुषाण, शुंग या शक?
तो प्रसिद्ध शासक कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था। कुषाण वंश से संबंधित है कनिष्क। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, या उन्होंने किसके लिए कहा गया है, यानी सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले, गोविंद रनाडे, स्वामी विवेकानंद, सावित्रीबाई फूले। तो इसका अपना जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन ए, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने 1873 के अंदर सत्य शोधक समाज की स्थापना की। गोविंद रनाडे ने आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर किसकी स्थापना की? तो की प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और गोविंद रनाडे ने की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन चलाया। स्वामी विवेकानंद ने। सावित्रीबाई फूले की बात करें तो ये भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, जिन्होंने महिला शिक्षा के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान है इनका। तो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माने तो सावित्रीबाई फूले, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जनवरी में भारत लौटे, यानी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1919, 1915, 1911, 1917। तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1915। तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1919 की बात करूं तो भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना घटी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के दिन ये घटनाकांड घटता है। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये अमृतसर पंजाब के अंदर हुआ था। और अगली बात करें 1911 का भी आधुनिक इतिहास से बहुत अच्छा संबंध है, यानी सर्वप्रथम जो राष्ट्रगान जन गण मन है वो सर्वप्रथम कब गाया गया था? फर्स्ट बार गाया गया 1911 के अंदर। और 1917 की बात करें तो महात्मा गांधी द्वारा किया गया फर्स्ट आंदोलन, महात्मा गांधी का, किसका? महात्मा गांधी का फर्स्ट आंदोलन चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती के विरोध जो चंपारण सत्याग्रह किया गया था वो 1911 में किया गया था, 1917 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल मार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर, वोल्गा डॉन नहर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पनामा नहर। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। स्वेज नहर का भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और यदि मैं बात करूं कील नहर की तो कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। और वोल्गा डॉन नहर, ये वोल्गा और डॉन दो नदियां हैं, उनके बीच में एक नहर निकाली गई है, वो है वोल्गा डॉन नहर। अगला अपना क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? मिजोरम, सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। सिक्किम जनसंख्या में सबसे छोटा है, जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य पूछे तो सिक्किम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करें भौगोलिक दृष्टि से तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। हाल ही में वेद व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो पुष्पा भारती, अमिताभ घोष, ममता कालिया, लीलाधर जगुड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा पुष्पा भारती। हाल ही में जो वेद व्यास सम्मान, आप सभी कमेंट करके मुझे ये बताए ये कौन से नंबर का वेद व्यास सम्मान 2023 के अंदर जो प्रदान किया गया था,
कौन से नंबर का था, कौन सा संस्करण था, कौन से नंबर का वेद व्यास सम्मान पुष्पा भारती जी को दिया गया। ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति कितने हर्ट्ज से कम हो उनको अवसर्व्य तरंगे के अंदर रखी जाती है। तो ध्वनि तरंगों को 3 प्रकार बांटा गया है। एक होती है अवसर्व्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अवसर्व्य। एक होती है सर्व्य तरंगे और एक होती है परासर्व्य। सर्व्य, परासर्व्य और अवसर्व्य। अवसर्व्य की बात करें तो वो 20, जब यदि हर्ट्ज से कम है तो अवसर्व्य है। सर्व्य 20 से 20,000, 20 से 20,000। और परासर्व्य की बात करें तो 20,000 से अधिक जो हर्ट्ज की होगी वो परासर्व्य के अंदर आएगी। अपना क्वेश्चन है अवसर्व्य कौन सी होगी, कितना हर्ट्ज से कम, तो 20 हर्ट्ज से जो कम होगी वो अवसर्व्य है। 20 से 20,000 सर्व्य है और 20,000 से अधिक परासर्व्य है। तो एक एग्जाम के अंदर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जो चमगादड़ होती है, चमगादड़ रात के समय उड़ती है और अपने शिकार को ढूंढती है, तो चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न की जाती है, चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न की जाती है, अवसर्व्य, सर्व्य या परासर्व्य, या आप कमेंट करके मुझे बताएं कि चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उत्पादन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिनके माध्यम से चमगादड़ अपना शिकार ढूंढती है, अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता करती है। इस प्रकार की वर्तमान में जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जैसे सोनोग्राफी मशीन है, सीटी स्कैन है, और समुद्रों के अंदर जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं उनके एक उपकरण लगा हुआ होता है जिसको सोनार कहते हैं, वो सोनार है। उन सभी में जो चमगादड़ में वो सभी, उन सब में ध्वनियां पैदा होती है, जिनके माध्यम से अल्ट्रा वोल्टेज के माध्यम से हर वस्तु का पता लगाया जाता है। तो आपको कमेंट करके बताना है उनमें कौन सी ध्वनि सहायक है, अवसर्व्य, सर्व्य या परासर्व्य। अगला क्वेश्चन है परिपथ में विद्युत धारा को मापा जाता है, यानी विद्युत परिपथ जो बना होता है, विद्युत धारा का मापन कैसे किया जाता है। फिजिक्स के अंदर या मात्रक या मापने वाला यंत्र, इन दोनों से रिलेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपना क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, ओडोमीटर से, अमीटर से, कैलोरीमीटर से या वोल्ट मीटर से। तो विद्युत धारा को जो मापा जाता है वो मापा जाता है अमीटर से। ओडोमीटर से जो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी, वाहनों द्वारा जो गाड़ियों के अंदर किलोमीटर का लगा हुआ होता है ना मीटर, उसको ही ओडोमीटर कहते हैं। वाहनों द्वारा तय की गई जो दूरी मापने का जो यंत्र होता है वो ओडोमीटर होता है। कैलोरीमीटर की मैं बात करूं तो कैलोरीमीटर के माध्यम से ऊष्मा का मापन किया जाता है, ऊर्जा का, ऊष्मा का मापन किया जाता है कैलोरीमीटर के माध्यम से। और वोल्ट मीटर की बात करूं तो वोल्ट मीटर के माध्यम से विभवांतर का मापन किया जाता है, विभवांतर का मापन, विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर से और विद्युत धारा का मापन अमीटर से। और आज की क्लास का अपना सबसे अंतिम क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है, भारी जल, फ्रियोन, शुष्क बर्फ या टेबल शुगर। तो इसका राइट आंसर होगा शुष्क बर्फ। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। यह आर्मी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारी जल की बात करें, भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, जो परमाणु भट्टी होती है, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में उपयोग में लिया जाता है D2O को। फ्रियोन की बात करें, फ्रियोन CFC जो ओजोन परत के छेद के लिए जिम्मेदार है। टेबल शुगर की बात करें तो जो अलग अलग ये शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिसमें से सुक्रोज को टेबल शुगर कहा जाता है। ये है आज की अपनी क्लास। आप सभी कमेंट करके ये जरूर बताएं कैसी लगी आपको क्लास, और आप सभी इस प्रकार चैनल पर बने रहे और अच्छे अच्छे शानदार कमेंट करते रहे और मेरा हौसला बढ़ाते रहे। जय हिंद, जय भारत।